हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर आप स्टूडेंट को मैं सेट पेपर 2 का पार्ट 2 कराने वाला हूं। सेट पेपर 1 के अभी अभी जस्ट ही कुछ सेकंड मतलब कि कुछ मिनट हुए होंगे, आज कम से कम 20-25 मिनट हुए होंगे। तो आपका सेट 1 मैंने आपको अपलोड कर दिया है, सेट 2 का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर आप स्टूडेंट को मैंने पार्ट 1 के अंदर मैं आपके 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। 1 से 30 क्वेश्चन मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। पार्ट 2 के अंदर आपसे सुनको मैं 31 से लेके आपके 37 क्वेश्चन होते हैं आपके टोटल, ठीक है। 7 क्वेश्चन आपके बच गए थे, तो उसको मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। तो लेट्स डू इट, फटाफट से देखते हैं अपनी क्लास को। और ये वाला जो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपसे स्टूडेंट को मैं करा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर में जितने भी क्वेश्चन आप कहेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके आएंगे। इसलिए आपसे जिनको मैं करा रहा हूँ, और जिनके आने से सामने आपके एग्जाम के आज के एग्जाम के 28 फरवरी को और 29 फरवरी को आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ। और इससे पहले भी एक क्वेश्चन पेपर का मैंने पूरा डिटेल सोल्यूशन मैंने करा दिया है, उस वाले वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। उस वाले क्वेश्चन पेपर का भी पूरा सोल्यूशन देख लेना, इस वाले क्वेश्चन पेपर का भी पूरा सोल्यूशन देख लेना, और अपने एग्जाम के लिए चले जाना। लगभग लगभग क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चन पेपर में से ही आएंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पेपर जो मैंने कराए हैं आपके स्टूडेंट के एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने कराया है। तो लेट्स डू इट, फटाफट से शुरू करते हैं। और आपसे स्टूडेंट क्लास में आपसे स्टूडेंट क्या हैंगे, नए हैं हमारे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन कॉन पे सेट कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। एंड इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो पे कमेंट जरूर करना। वीडियो पे कमेंट जरूर करना, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, इंफॉर्मेटिव है कि नहीं है, ठीक है, ये चीज। और इससे आगे बढ़ और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर देना। लेट्स शूट करते हैं। देखो, मैंने आपको 30 तक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास के अंदर में कंप्लीट कराते यहाँ तक। अब हमारे को आगे के क्वेश्चन करने हैं। चलो, तो हमारे को खंड घा से करना स्टार्ट करना तक करते हैं। ये देखो, ये रहा हमारा खंड घा है। क्या चित्रों के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमारे को देना है। चलो करते हैं। चित्र आपका एक दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पे एक समतल सतह है जो हमारे शरीर को क्या कर रहा है, दो भागों में डिवाइड कर दे रहा है। बाएं और दाएं भाग में क्या करते रहा है, दाएं बाएं भाग में डिवाइड कर दे रहा है। और यहाँ पे हमारा क्या है, एक समतल सतह है जो हमारे शरीर को क्या कराएगा, दो हिस्सों में डिवाइड कराएगा, एक ऊपरी भाग और निचली भाग में डिवाइड कर रहा है। एक समतल सतह, ये वाली समतल सतह है, ठीक। और एक सतह आपका ऐसा है कि जो हमारे शरीर को ना दो भागों में डिवाइड कर रहा है, खड़े पे, वो भी क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रूप से, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रूप से आपसे शून्य को क्या कर रहा है, हमारे शरीर को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। दो भागों में आगे पीछे में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तीन तरह के हमारे को चित्र देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चन हमारे चित्र एक में दिखाया गया समतल कौन सा समतल है, जब जो भी समतल, वह समतल जो हमारे शरीर को क्या करे, दो भागों में डिवाइड करे, बाएं और दाएं भाग में डिवाइड करे, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, सेजिटल, ठीक है, सेजिटल समतल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, डैश अक्ष जमीन के लंबत होता है, कौन सा अक्ष हमारा जमीन के लंबत, जैसे कि ये मेरा जमीन है, ठीक है, इसके लंबत का मतलब क्या है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो कौन सा अक्ष मेरा जमीन के क्या लंबत लंबत 90 डिग्री पे होता है, तो ऊर्ध्वाधर अक्ष जो है, या हमारा अनुदैर्ध्य, ऊर्ध्वाधर या अनुदैर्ध्य दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं, वो हमारे जमीन के लंबत होता है, 90 डिग्री पे होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे चित्र 3 में दिखाया गया समतल डैश समतल है, जो हमारे शरीर को क्या कर रहा है, आगे पीछे डिवाइड कर रहा है, शरीर को क्या कर रहा है, आगे पीछे डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरोनल, ठीक है, कोरोनल समतल कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि घा हमारा डैश अक्ष बाएं से दाएं जाती है, डैश अक्ष को हमारा बाएं से दाएं क्या बोला जा रहा है, बाएं से दाएं, तो ये हमारा ये अनुप्रस्थी कहते हैं इसको हमारा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं, जो हमारा बाएं से दाएं जाता हो, क्या जाता हो हमारा बाएं से, जैसे कि ये अनुप्रस्थ अक्ष। अनुपक्ष अक्ष का जो हमारा उदाहरण क्या है, यही मेरा दूसरा जो चित्र मेरा क्या आएगा, ये अनुपस्थ अक्ष का उदाहरण है, जो क्या करता है मेरे शरीर को, एक सेकंड हो जाना, नहीं ये अनुप्रस्थ का उदाहरण नहीं है, अनुप्रस्थ का उदाहरण नहीं है। तो ये देखो, अनुप्रस्थ जो अक्ष होता है हमारा बाएं से दाएं जाता है, इसका उदाहरण अभी आपको आगे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बस आगे बढ़ जाते हैं, इसमें देखते हैं इसका अथवा वाला क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक का करना था आपको। तो डैश समतल शरीर को ऊपरी और निचले हिस्से में विभाजित करता है, तो ये देख रहे हो आपको शरीर का यह क्या कर रहा है, ये जो समतल में शरीर को ऊपर वाला हिस्सा निचले हिस्से में विभाजित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ समतल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ समतल कहते हैं। जो ऊपर वाला जो था ना हमारा, क्या था ऊपर वाला जो हमारा आएगा, डैश अक्ष बाएं से दाएं जाता है, तो ये हमारा जो, यही इसका राइट आंसर है, जो मैं बोला था गलत है, यही आपका सही है। ये क्या करता है ना, ये हमारा बाएं से दाएं जाता है, क्या करता है हमारा बाएं से दाएं जाता है, बस, ठीक है, अनुप्रस्थ अक्ष कहते हैं इसको, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दृष्टि वाले बच्चों के लिए सेम ही क्वेश्चंस है, इसके क्वेश्चंस भी सेम, बस कितनी नहीं देखा, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया परिभाषा के आधार पर, डायरेक्ट उसको परिभाषा के आधार पर उसको क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, वैसे ही हमारे को बोला गया है, ठीक है। तो हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, उस समतल का नाम लिखिए जो शरीर को बाएं और दाएं भाग में करता है। अभी हमने पढ़ा बाएं दाएं में भाग में क्या, तो सेजिटल कहते हैं। उस समतल का नाम लिखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, डायरेक्ट आ सकता है। तो उस समतल का नाम लिखिए जो शरीर को ऊपर नीचे भाग में डिवाइड करता है, अभी हमने पढ़ा समतल,
उस अक्ष का नाम लिखे जो जमीन के लंबवत होता है। अभी हमने पढ़ा ऊर्ध्वाधर अक्ष और अनुदैर्ध्य अक्ष, दोनों में से कोई भी एक होता है। घा हमारा आएगा कौन सा समतल शरीर को आगे पीछे विभाजित करता है, कोरोनल। ठीक है, कोरोनल। जो मेरा तीसरा वाला क्या है, ये मैं कोरोनल है। ठीक है, ये मेरा कोरोनल है। ठीक है, अभी मैंने इसको आपको पढ़ाया था। आगे बात करते हैं इसी का अथवा वाला क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक करना है। धनु अक्ष किस समतल से संबंधित है, धनु अक्ष या इसको हम सैजिटल, सैजिटल अक्ष किससे संबंधित है हमारा, किससे संबंधित है हमारा, कोरोनल समतल से संबंधित है, कोरोनल समतल से संबंधित है। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। आगे बढ़ जाते हैं, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को देख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्ट हो जाता है 32। ठीक, देखो हमारे एक स्कूल में भी दिव्यांग छात्रों की संख्या जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है। ठीक है, यह हम उस सर्वेक्षण का ग्राफिकल प्रतिरूप देख सकते हैं। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, आपसे स्टूडेंट दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको विकलांगता, इसमें जो दिव्यांग छात्रों की संख्या जानने के लिए। ठीक है, तो दिव्यांग छात्रों की संख्या जानने के लिए हमारा विच्छेदन हो गया, बोनापन हो गया, दृश्य हानि हो गया, स्मृति हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या है, ये सारे के सारे आपके क्या है, विकलांगता के प्रकार आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं विच्छेदन क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। विच्छेदन का मतलब होता है जैसे कि किसी दुर्घटना के कारण हमारा कोई अंग कट जाना। ठीक है, किसी दुर्घटना के कारण हमारा कोई अंग कट जाना, अंग कट जाता है हमारा, तो उसको हमारे विच्छेदन कहते हैं। बोनापन सभी जानते हैं आप। और दृश्य हानि, मैं देखने में दिक्कत होना, और स्मृति मेमोरी से रिलेटेड में। चलो करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा जा रहा है, शारीरिक विकलांगता से जुड़ी कितनी विकलांगता है, शारीरिक विकलांगता से जुड़ी कितनी विकलांगता है हमारे आएंगे, शारीरिक विकलांगता। ठीक है, तो हमारे विच्छेदन, हमारे कोई हाथ जो हमारा घात करने में हमारा हाथ कट जाता है तो वो हमारे किस में आएगा, हमारे शारीरिक विकलांगता में आएगा। बोनापन भी शारीरिक विकलांगता के अंदर में आएगा, दृष्टिहीनता भी हमारे शारीरिक विकलांगता के अंदर में आएगा, ये तीनों आएंगे। बस स्मृति बार जो हमारा मानसिक से रिलेटेड में होता है। ठीक है, ध्यान रखना। खा हमारा आएगा डैश ग्राफ में दिखाए गए विकलांगता का नाम लिखे, डैश ग्राफ में लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन के अंदर में ना आपका थोड़ा सा ना एक आधा अधूरा है, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको ना एक और शब्द यहाँ पर जुड़ा होना चाहिए, अधिगम। जब आप इंग्लिश मीडियम में देखोगे ना तो वहां पे एक लर्निंग लिखा होगा, लर्निंग। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ये जो हमारा अधिगम शब्द है ना, वह हमारे को लिखा नहीं गया है, मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो अधिगम ग्राफ में दिखाए गए विकलांगता का नाम लिखे। अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग, लर्निंग से सीखने से संबंधित हमारा क्या आएगा, सीखने से संबंधित विकलांगता कौन सा हमारा, स्मृति है। कौन सा हमारा, स्मृति है, मेमोरी। गा हमारा क्वेश्चन, दिए गए सर्वेक्षण में कितने छात्र विकलांग है। ठीक है, दिए गए सर्वेक्षण के अंदर में कितने छात्र विकलांग है, मतलब कि टोटल स्टूडेंट्स की संख्या हमारे को बताना है। तो आप लोग देख रहे होंगे विच्छेदन के अंदर में हमारे लड़के कितने हैं, हमारे 3 है, और लड़कियां कितने हैं, हमारे 2। तो यहाँ पे कितने हो गए, 5 हो गए। यहाँ पे देखते हैं बोनापन में हमारा यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे और ऊपर वाले कितना है, 4। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। इधर देखते हैं 2 और 1। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टूडेंट रहेंगे, और यहाँ पे कितने हमारे आएंगे, 4 और अपने 5, 4 और 5 9 हो गया। तो 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 4 15, 4 कितना होता है, एक से मुझे ना यही है ना, 4 और 5, 4 5 9 होता है ना, 9। ठीक है, 7 5 12, 12 और 3 कितने हो गया, 12 15, 15 और 9 कितने हो गया हमारे पास, 24। तो 24 टोटल हमारे कितने स्टूडेंट हैं, हमारे विकलांग है। ठीक है, ये बताना था, टोटल बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विकलांगताओं में लड़के लड़कियों से ज्यादा है, डैश विकलांगताओं में लड़के क्या आएंगे, लड़कियों से ज्यादा है। तो विच्छेदन हो गया, और दृष्टिहीनता में लड़के क्या आएंगे, विच्छेदन। विच्छेदन क्या, यहाँ पर हमारे लड़के ज्यादा है, और दृष्टिहीनता, दृष्टिहीनता में क्या, लड़के क्या है, ज्यादा है। बाकी बोनापन हो गया, और हमारी स्मृति के अंदर में लड़के क्या आएंगे, क्या आएंगे हमारे, वो लड़कियां ज्यादा है इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, डैश विकलांगता में लड़कियां लड़कों से ज्यादा है। तो कौन सी विकलांगता हमारा, बोनापन हो गया, और स्मृति के अंदर में लड़कियां क्या है हमारे, ज्यादा है। ठीक, ये हो गया हमारा। आगे बढ़ जाते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब यही है। देखो, ये हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए बस ये भी हम करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आ सकता है। एक स्कूल विकलांग, ठीक है, एक स्कूल विकलांग छात्रों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता, ठीक है, खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करता है। ठीक है, करता है। ठीक है, कुछ छात्र शारीरिक रूप से विकलांग है और कुछ सीखने में सक्षम है। इस प्रतियोगिता में कुछ छात्रों को विच्छेदन संबंधित, मतलब कि हाथ वाथ अंग कट जाने से संबंधित समस्या है, कुछ बोने हैं, कुछ दृष्टि दोष से पीड़ित है थे, और कुछ तो याददाश्त भी समस्या, याददाश्त की समस्या थी। ठीक है, और कुछ को मानसिक पक्षघात था। ठीक, मानसिक रिलेटेड, ठीक है, मस्तिष्क रिलेटेड में आपके समस्या है, विकलांगता है। पहले हमारे क्वेश्चन पूछा गया विच्छेद, ठीक है, विच्छेदन किस प्रकार की विकलांगता से जुड़ा हुआ, हमारा शारीरिक क्षमता से, शारीरिक अक्षमता से जुड़ा हुआ है विकलांगता। स्मृति डैश प्रकार की विकलांगता के अंतर्गत आता है, सीखने संबंधित, सीखना संबंधित विकलांगता के अंतर्गत में आता है। डैश बोनापन और दृश्य हानि किससे, हमारा शारीरिक विकलांगता के संबंधित, शारीरिक विकलांगता है। कहा हमारा आएगा, डैश विकलांगताओं में व्यक्ति स्वयं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधि को
निष्पादित करने में असमर्थ है। तो शारीरिक विकलांगता के अंदर में क्या होता है, व्यक्ति की गति क्या हो जाती है, हमारी व्यक्ति की गति से जुड़ी विशिष्ट गति की गतिविधि हमारा क्या हो जाता है, निष्पादित करने में क्या है, सक्षम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, दोनों में से कोई एक कार्य से दे रहा है, अथवा सेरेब्रल पल्सी विकलांगता में पल्सी शब्द का अर्थ है कमजोरी। पल्सी शब्द का क्या हमारा अर्थ है, कमजोरी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके 1 नंबर पे भी आ सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपका 30 हो गया, 31 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपना क्वेश्चन देख लें। चलो करते हैं। अब देखो 33 क्वेश्चन है। हॉकी एक प्राचीन खेल है, ठीक है, जिसे सभी स्टिक और बॉल खेलों का अग्रदूत माना जाता है। क्या हमारा स्टिक और बॉल खेलों का अग्रदूत में सबसे प्रथम खेल माना जाता है। ठीक है, अग्रदूत और सबसे खेलों का अग्रदूत, जिसे सभी स्टिक और बॉल, मतलब सबसे स्टिक और बॉल का क्या सबसे पहला मतलब कि सबसे प्रथम पे लिया जाता है इसको। ठीक है, सबसे प्रथम पे माना जाता है। और हॉकी का आधुनिक खेल दुनिया भर में 132 देशों में खेला जाता है। और आपको पता होगा कि हमारा जो हॉकी खेल है हमारे देश का नेशनल खेल है, राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, और टीम खेल के रूप में यह लोकप्रियता में फुटबॉल के बाद दूसरे स्थान पे आता है। फुटबॉल के बाद पे क्या है, लोकप्रियता के दूसरे स्थान पे आता है, नंबर 2 पे आता है। आगे कहते हैं सिंथेटिक सतहों की शुरुआत से फील्ड हॉकी के खेल को काफी हद तक बदल दिया है। ठीक है, मतलब कि अब क्या हो रहा है, फील्ड के अंदर में क्या हो रहा है, आपके हॉकी के फील्ड के अंदर में हमारा क्या बदलाव हुआ है। 1970 के दशक में शुरू होने के बाद से पश्चिमी देशों में प्रतियोगिताएं अब ज्यादातर कृत्रिम सतहों पर खेली जाती है। कृत्रिम सतह माने बनावटी सतह, वहां पे खेली जाती है। और इससे खेल की गति को काफी बढ़ा दिया है और हॉकी स्टिक के आकार को बदल दिया है, ताकि विभिन्न तकनीकों जैसे रिवर्स स्टिक और टैपिंग और हिंटिंग की अनुमति मिल सके। ठीक है, तो ये सब बदलाव हुए हैं हमारे हॉकी खेल के अंदर में। ठीक है, अब से रिलेटेड में क्वेश्चन हमारे इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा जा रहा है, हॉकी में प्राकृतिक घास के बजाय कृत्रिम सतह का उपयोग डैश शारीरिक शिक्षा और खेल में बदलते रुझान का उदाहरण है। आधुनिक, ठीक है, आधुनिक शारीरिक शिक्षा और खेल में बदलते रुझानों का उदाहरण है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारा आएगा, हॉकी के आकार में परिवर्तन डैश बदलती प्रवृत्ति के अंतर्गत में आता है। तकनीकी विकास। ठीक है, तकनीकी विकास बदलती प्रवृत्ति के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट हमारा आएगा, खेलों में शुरू की गई समीक्षा प्रणाली शारीरिक शिक्षा खेल में बदलती प्रवृत्ति डैश का उदाहरण है, प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। क्या है, प्रौद्योगिकी अब समीक्षण प्रणाली। ठीक है, समीक्षा प्रणाली, जैसे कि भाई खेल के अंदर में क्या हुआ, मतलब कि जैसे कि खेल हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर आपका क्या हो, कोई प्लेयर आउट हो गया और समझ में नहीं आ रहा कि वो जो प्लेयर है वह आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो समीक्षा प्रणाली देखे उसको फिर से दोबारा रिचार्ज करना, फिर से जांच करना कि वो मतलब कि हमारा कैमरा हो गया और रिकॉर्डिंग द्वारा, वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा इससे सक्षम हो गया। ठीक है, तो ये प्रौद्योगिकी के अंदर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हॉकी गोलकीपर के पैड में बदलाव डैश खेलों की बदलती प्रवृत्ति के अंतर्गत में आता है। खेल, ठीक है, पैड में बदलाव हमारा सुरक्षा उपकरणों में सुधार में आता है। ठीक है, तो ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैंने करा दिया। आगे बढ़ जाते हैं हमारे खंड, लास्ट खंड हमारा आएगा 34 क्वेश्चन हमारा आएगा, करते 34वां क्वेश्चन। खेल दिवस पे आपके विद्यालय में, यहाँ से करते हो, यहाँ तक आपसे उनको बढ़िया तरीके समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट जरूर करना। खेल दिवस पर आपके विद्यालय में सभी विद्यार्थियों के लिए योग सत्र का आयोजन किया गया है। इस योग सत्र में योग शिक्षक ने एक प्राणायाम किया, ठीक है, जिसमें वह मुंह से सांस लेते समय सांप जैसी आवाज फुसफुसान फुफकाने, ठीक है, फुफकाने की आवाज निकालते हैं। योग शिक्षक द्वारा किए गए प्राणायाम की पहचान करें और प्राणायाम की प्रक्रिया और लाभ की हमारे को भी बताना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो हमारे 34 क्वेश्चन का जो हमारा आएगा, इसको परिणाम का मतलब, इस परिणाम का हमारा कौन सा परिणाम, सॉरी, ये कौन सा परिणाम हमारा है, चित्रकारी परिणाम आएगा। ठीक है, इस प्रश्न देखो, तो इसका हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, आंसर हम यहाँ से लिखने करेंगे। वैसे आप ये इतना भी लिखते हो तो भी चलेगा। ठीक है, इसका ये स्पष्टीकरण लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे समझने के लिए कर लो, बाकी इतना ही लिखना बस। ठीक है, तो चित्रकारी परिणाम यह परिणाम है जिसमें मुंह से सांस लेते समय सांप जैसी आवाज निकाली जाती है। ठीक है, तो आप इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। आप बात करते हैं प्रक्रिया की, बात करते हैं इसमें कैसे करते हैं। ठीक है, पहला हमारा पहला ये पॉइंट है। ठीक है, पहला पहला पॉइंट है, मतलब पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप है, पांचवा स्टेप है एंड सिक्स्थ स्टेप है। ठीक है, अब देखो, पहला है आरामदायक स्थिति, किसी भी आरामदायक आसन जैसे कि पद्मासन या सुखासन में बैठे और आंखें बंद कर ले। ठीक है, सेकंड हमारा मुद्रा। ठीक है, दांत, ठीक है, दांत आपस में सटा लें। ठीक है, दांत के आपस में सटा ले और होठों को खोलकर, ठीक है, दांत आपस में सटा ले, होठों को खोलकर रखें और ताकि दांत दिखाई दे। ठीक है, आगे करते हैं, श्वास लेना, मुंह से धीरे धीरे गहरी सांस ले
गहरी सांस अंदर लें और इस दौरान सी की फुसफुसाहट, ठीक है, फुफकारने जैसी आवाज आनी चाहिए। फोर्थ हमारा आएगा श्वास रोकना, मुंह बंद करें और कुछ सेकंड के लिए सांस अंदर रोक कर रखें। फिफ्थ हमारा आएगा श्वास छोड़ना, धीरे धीरे नासिका नाक के, अब हमारे को क्या करना है, मुंह से, हमारे को मतलब कि मुंह से सांस लेना है, नाक से छोड़ना है, नाक के माध्यम से सांस बाहर छोड़े। एंड सिक्स हमारा आएगा पुनः आवृत्ति, इस प्रक्रिया को हम 5 से 10 बार दोहराए, ठीक है, 5 से 10 बार क्या करें, दोहराए, ठीक है। बस आगे बात करते हैं लाभ की, बात करते हैं तो इसके बारे में पूरी प्रक्रिया लिख दी है। देखो हमने प्राणायाम का नाम लिख दिया, 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। प्रक्रिया हमने लिख दिया 3 नंबर, हमारे को 4 नंबर के लगभग यहाँ से मिल जाएगा, 4 नंबर हमारे को यहाँ से मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, ठीक है, जस्ट एक सेकंड, ठीक है, 4 नंबर हमारे को यहाँ से मिल जाएगा और हमारे को 4, एक सेकंड हो जाना, कितने नंबर का, 4 2 2, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे 2 नंबर ही मिलेगा, प्रक्रिया लिखे हुए 2 नंबर मिलेगा। आगे बात करते हैं इसमें लाभ करने में किसी की 2 ही पॉइंट लिखना, बस लाभ करने 2 ही पॉइंट लिखना बस। बात करते हैं पहला पॉइंट हम लिखेंगे शरीर को ठंडा करता है और शरीर की अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकाल देता है। दूसरा पॉइंट लिखे यह उत्तरक्षता को नियंत्रित करने में मदद करता है, ठीक है। तो कोई भी 4 में से कोई भी 2 पॉइंट आपको लिखना है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, शारीरिक शिक्षा और खेल में प्रशिक्षण, मापन, मूल्यांकन के महत्व की व्याख्या करिए। शारीरिक शिक्षा और खेल में, ठीक है, शारीरिक शिक्षा और खेल में जो हमारा होता है प्रशिक्षण होता है, मतलब जो ट्रेनिंग कराया जाता है, फिर इसको ट्रेनिंग के अंदर में इसको मापन संख्या के अंदर में कौन सी क्या चीज इस चीज में बढ़िया है, किस चीज में बढ़िया नहीं, कितने पुश मार पाता है, कितने सिटअप मार पाता है, कितने टेक बैक फ्लैग कर पाता है, ठीक है, ये सब चीजें। और मूल्यांकन लास्ट में फिर इसका रिजल्ट बताना कि भाई वो तुम किस किस चीज में अच्छे हो और तुम्हारे को क्या क्या सुधार किया जाना चाहिए, तो इसके महत्व हमारे को बताना है, ठीक है, शारीरिक शिक्षा या खेल के अंदर में, ठीक है, दोनों में। तो बात करते हैं हमारा, जस्ट 1 सेकंड प्लीज, ठीक है, ये रहा, हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, जैसे प्रदर्शन, प्रदर्शन का आकलन, ठीक है, प्रदर्शन का आकलन पहले हम स्टेप डालेंगे, यहाँ से लिखने, देखो शारीरिक शिक्षा और खेल में प्रशिक्षण, मापन, मूल्यांकन का बहुत महत्व है, ठीक है, पहले ये लिखेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ से लिखेंगे प्रदर्शन का आकलन, यह एथलीटों के कौशल स्तर, फिटनेस और प्रगति का वास्तुनिष्ठ आकलन करने में मदद करता है, मतलब कि जो व्यक्ति का, जो एथलीट का हमारा ये कितना स्किल है, उसके अंदर में कितना फिटनेस स्तर रहेगा, प्रगति, फिर इसके अंदर प्रगति कितना वह सुधार कर पाए, कितना सुधार नहीं कर रहा है, तो ये चीज हमारे को बताता है। सेकंड पॉइंट हमारा आएगा सुधार के क्षेत्रों की पहचान, ठीक, इसमें हमारा क्या होता है, सुधार के क्षेत्रों के अंदर में क्या होता है, हमारा पहचान होता है, यह कमजोरियों और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद सहायक होता है जहां सुधार की आवश्यकता है। तीसरा हमारे लिखेंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन, प्राप्त डेटा के आधार पर जो हमारे, जो अब हमारे क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या पहले प्रशिक्षण, ये दो हमारे जो है ना, पहले 2 पॉइंट जो हमारे आएंगे ये और ये पॉइंट मेरे, इसका प्रशिक्षण से रिलेटेड है, प्रशिक्षण से रिलेटेड में। अब बात करते हैं मापन, तो ये जो तीसरा पॉइंट जो हमारा है कि मापन से रिलेटेड में है हमारा, ठीक है। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन, प्राप्त डेटा, आप आपने, जब आपको ट्रेनिंग दे दी गया, आपसे ट्रेनिंग कराया गया, ठीक है, आप इसके पास में क्या है, आपके पास में डेटा आ गया, ठीक है, प्राप्त डेटा के आधार पर प्रशिक्षक और अधिक प्रभावी और व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम बना सकते हैंगे, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, अब हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा लास्ट है, चौथा है चयन प्रक्रिया, यह निष्पक्ष चयन प्रक्रिया में मदद करता है, मतलब मूल्यांकन, ठीक है, ये मूल्यांकन का हमारा है, जिससे सही खिलाड़ियों का चुनाव सुनिश्चित होता है। एंड बात करते हैं लास्ट में लिखेंगे परिणाम, यह एथलीटों को उनकी प्रगति दिखाकर उन्हें प्रेरित करता है और लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है। तो ये हमारे को शुरू से एंड तक हमारा सारे के सारे हम लिखेंगे, ठीक है, छोटा सा ही है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है, आसानी है। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, खेल प्रशिक्षण शब्द क्यों परिभाषित करें। एक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय प्रशिक्षक को कौन से खेल प्रशिक्षण सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए, इन्हीं 4 को विस्तार से समझाइए, ठीक है। खेल प्रशिक्षण को हमारे को करना है, खेल में ट्रेनिंग तो करते हैं हमारा, पहले खेल प्रशिक्षण एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, ठीक है, जिसके माध्यम से एक खिलाड़ी की शारीरिक फिटनेस और तकनीकी, ठीक है, तकनीकी कौशल, सामरिक ज्ञान और मानसिक क्षमताओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि वह खेल में उच्च स्तर प्रदर्शन कर सके, ठीक है। तो ये खेल प्रशिक्षण का हमारा ये हो गया यहाँ पर, मतलब कि एक क्या है, खेल प्रशिक्षण क्या होता है, ट्रेनिंग होता है जिसके अंदर में हमारे को व्यक्ति को ट्रेनिंग कराया जाता है, जिससे अलग अलग उसके अंदर में ट्रेनिंग के अंदर उसको अलग अलग गतिविधि कराया जाता है जिससे कि वह क्या बन सके, बेहतर बन सके, ठीक है। आगे करते हैं प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम के सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें हमारे सिद्धांत हमारे आएंगे, पहला सिद्धांत ये है, दूसरा सिद्धांत हमारा ये है और तीसरा सिद्धांत मेरा ये है, दूसरा यही हो गया, दूसरा ये है और तीसरा सिद्धांत मेरा ये है और चौथा सिद्धांत मेरा ये है, ठीक है। तो 4 हमारे को 4 लिखे तो 4 को 4 लिखने पड़ेंगे हमारे को।
तो पहला करते हैं हमारा, ठीक है। पहला हमारा क्या है, पहला हमें इसको मत लिखना, ठीक है। प्रशिक्षण यहाँ पे बस इतना लिखना, प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम का सिद्धांत। पहला सिद्धांत हमारा आएगा व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। देखो सब आसान आसान पॉइंट है, सीधे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। पहला हमारा पॉइंट है, सभी व्यक्तियों की शारीरिक क्षमताएं, आनुवांशिक और सुधार की दर अलग अलग होती है। एक प्रभावी कार्यक्रम प्रत्येक खिलाड़ी को व्यक्तिगत एक प्रभावी जो कार्यक्रम हो जाता है, एक प्रत्येक खिलाड़ी की व्यक्तिगत जरूरतों और क्षमताओं और लक्ष्यों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने मतलब है कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत का मतलब है हर एक व्यक्ति क्या होता है, अलग अलग होता है भाई, सही है। किसी के सीखने की क्षमता बहुत अधिक होती है, किसी में सीखने की क्षमता बहुत कम होती है। कोई कोई जिसके अंदर में सारी, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी सारी जो शारीरिक क्षमता होते हैं बहुत ज्यादा उच्च होता है, किसी का शारीरिक क्षमता क्या होता है बहुत ज्यादा लो होता है। तो उसके अनुसार ही उसकी क्षमताओं को समझ करके उसको क्या करना, उसे प्रशिक्षण को, इसके प्रशिक्षण की जो गतिविधि को तैयार करना, ये चीज कहा जा रहा है इसके अंदर में। सेकंड पॉइंट हमारा अति भार का सिद्धांत। देखो तो शारीरिक फिटनेस में सुधार तब होता है जब शरीर को उसकी सामान्य क्षमता से अधिक काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है भाई। जैसे कि आपकी क्षमता क्या है, आप 5 किलो का डंबल उठा पाते हो, आप जब तक 6 किलो का, 7.5 किलो का, 7 किलो का, 7.5 किलो का नहीं उठाओगे तब तक आपके शरीर के अंदर में क्या होगा, सुधार नहीं होगा, ठीक है। वही ये अधिक काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें तीव्रता, अवधि या आवृत्ति को धीरे धीरे बढ़ाना शामिल है। मतलब इसके अंदर क्या है कि मतलब कि आप पहले 5 किलो का उठाते थे तो आप 7.5 किलो, फिर 10 किलो, फिर 12 किलो, ऐसे से आप लगातार इसमें बढ़ाया जाता है डंबल से, जिससे कि आप बेहतर बनते चलते हो। आगे बात करें निरंतर, ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत, कंसिस्टेंसी का सिद्धांत। देखो प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और नियमित अभ्यास आराम के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण बंद करने से फिटनेस का स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। मतलब कि हमारे को लगातार हमारे को अभ्यास करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। यह है विशिष्टता का सिद्धांत। प्रशिक्षण उस विशेष खेल या गतिविधि के लिए विशिष्ट होना चाहिए जिसमें खिलाड़ी उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहता है। मतलब कह रहे मतलब कि प्रशिक्षण आपको उस चीज में लेना चाहिए जिससे कि आप जिसमें आप खेलना चाहते हो, जिसमें आपका खेलने का मन हो, ठीक है। जिससे मतलब कि जैसे कि आपको, जैसे उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण के लिए एक धावक को दौड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि भार तोलन पे, ठीक है। तो ये चीज कहा जा रहा है बस, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से आंसर थे। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हृदय का नाम के चित्र बनाइए और परिसंचरण तंत्र के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण कार्यों के हमारे को वाक्य करना है, ठीक है। परिसंचरण तंत्र मतलब कि हृदय क्या कार्य करता है, हमारे को उसका 3 कार्य लिखने हैं और हमारे को चित्र भी बनाना है। चलो करते हैं। ये देखो इसका चित्र आप इस तरह से बनाओगे, आपको बुक में जो, जैसे कि 10th का जो बुक है ना, 10th की बुक में इस तरह से आप बनाना, ठीक है। इस तरह से नाम बनाना, इस तरह से नाम देना, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो खुशबू धर्मनी, खुशबू सिराएं, इसको बाया अलिंद कहते हैं, बाया नीले कहते हैं। अब ऊपर से आ जाते हैं, शरीर के ऊपरी भाग से हमारा ये सिरा है, ये दाया अनिलित कहते हैं। शरीर के निचले भाग से महाशिरा, महाशिरा कहते हैं इसको, एंड दाया नीले कहते हैं। और विभाजिका, इसको बीच वाले को हम दोनों को विभाजित करता है, इसको विभाजिका कहते हैं। तो इस तरह से आपको क्या बनाना है, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। ये चित्र बनाना है, ये बहुत आसान आएगा और इसको याद कर पाना। और ये ऊपर वाला क्या है, ये महाधर्मनी है, ठीक है। ये चित्र सबसे इजी है, इससे और इजी आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे कि आपको कोई और भी तरीका पता हो वे भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, जो भी आपको आसान लगे उसका चित्र बनाने आना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। आगे करते आएंगे, परिसंचरण तंत्र की हमारे को कार्य बताना है। चलो करते हैं। अब इसके इसके चित्र बनाने का इसको मत लिखना बिल्कुल भी, यहां से लिखना। करते हैं परिसंचरण तंत्र की कार्य, ठीक है। देखो पोषण तत्वों और ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। परिसंचरण तंत्र रक्त के माध्यम से शरीर के सभी कोशिकाओं तक आवश्यक ऑक्सीजन और ग्लूकोज ग्लूकोज जैसे पोषक तत्वों का पहुंचाता है, ठीक है। आगे बढ़ते आएंगे, अपशिष्ट, दूसरा हमारा आएगा, दूसरा पॉइंट ये है, पहला कार्य ये है, दूसरा कार्य यह है, तीसरा कार्य यह है, अपशिष्ट उत्पादों को हटाना। यह कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य चयापचय अपशिष्ट उत्पादों को इकट्ठा करके उत्सर्जन अंगों जैसे कि फेफड़े, गुर्दे तक ले जाता है ताकि उन्हें शरीर से बाहर निकाला जा सके, ठीक है। एंड तीसरा हमारा तापमान नियंत्रण, रक्त शरीर के तापमान को विनियमित मतलब क्या करता है, नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे शरीर का आंतरिक वातावरण स्थिर बना रहता है। मतलब अंदर का शरीर का तापमान क्या रहता है, हमारा स्थिर बना रहता है, ठीक है। दैट्स इट। ये हमारे क्या थे, ये हमारे क्वेश्चन थे, ये हमारे आंसर थे। यहाँ तक हमने पूरा सेकंड क्वेश्चन पेपर जो हमारा आएगा, क्वेश्चन पेपर संख्या हमने 2 पूरा कंप्लीट कर लिया। इससे पहले आपको मैं सेट पेपर संख्या, क्वेश्चन पेपर संख्या 1 कराया था। आशा करता हूं आप स्टूडेंट को सेट पेपर संख्या 1 और क्वेश्चन पेपर संख्या 2 दोनों बढ़िया तरीके से में आया होगा।
दोनों ही क्वेश्चन पेपर में से दोनों ही क्वेश्चन पेपर के आपके जो क्वेश्चन हैं आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जिनके आने के सवाल आपके एग्जाम के अंदर, आज के एग्जाम के अंदर में, बल्कि प्लस में आपके कल के एग्जाम के अंदर में, 1 तारीख के एग्जाम के अंदर में, 1 मार्च के एग्जाम के अंदर में आपके आने के संभावना बहुत ज्यादा, इसलिए आपको मैंने कराया है। लिटरली दिल से कह रहा हूँ, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैंगे आपके स्टूडेंट दोनों क्वेश्चन पेपर के वीडियो को। अभी तो आपको मैंने सेकंड क्वेश्चन पेपर आपको पार्ट 2 कराएगा, और सेकंड क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 जरूर देखना है, इसमें सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। जब ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका सेट पेपर 1 का पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देख लेना। सेट पेपर 1 को मैं 3 पार्टों में डिवाइड करेगा, छोटे-छोटे पार्ट में 20-20 मिनट का पार्ट आएगा, जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत मजा आए, आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। इस दोनों को देख लेना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया। आशा करता हूं आपको आपसे को हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी, कुछ भी डाउट कुछ भी हो तो कमेंट जरूर करना। एंड ये वीडियो आपको पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव भी लगा तो प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ठीक है। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। एंड इस वाली वीडियो को कमेंट जरूर करना, आप कमेंट करते हो बहुत अच्छा लगता है, प्लीज कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर भी जरूर कर दो। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो करने में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।